सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल लेने वाले हैं, टुवर्ड्स रेशियल जस्टिस इसका टाइटल है। आपने जॉर्ज फ्लॉयड का केस तो सुना होगा पिछले साल अमेरिका में, जो कि एक ब्लैक यूएस सिटीजन था, उसको एक वाइट पुलिस ऑफिसर ने मर्डर किया है ना। अब उस केस का फैसला आ गया है, इसी पे लिखा हुआ आज का ये आर्टिकल। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ग्रामर तो इसमें बहुत रिच है आज की, है ना। सारी ग्रामर और वोकैब के ऊपर हैंडमेड क्विज अपना देख लें आज का। 5 क्वेश्चंस हैं क्लोज टेस्ट के। अच्छी है ग्रामर आज की, कोशिश करनी पड़ेगी आपको, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। ज़रूर से एक ट्राई देना, वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन दे दूंगा लाइव। शुरू करते हैं। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लेट है क्योंकि मुझे सब टेस्ट करवाने के लिए जाना था, है ना। 20 डेज़ हो गए हैं कोविड के, तो अभी टेस्ट करवा के आ रहा हूँ और वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कह रहे टुवर्ड्स रेशियल जस्टिस। देखिए, जस्टिस आप जानते हैं न्याय, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, रेशियल मतलब जो रिलेटेड टू रेस से। रेस का मतलब क्या होता है? आपकी रंग, आपकी एथनिसिटी, आपकी नस्ल, है ना। तो कह रहे अब नस्ल भेद में जो जस्टिस आएगा, जो रंग भेद का जो अमेरिका में मामला चल रहा है, उसमें न्याय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, टुवर्ड्स हो रहे हैं। अब देखो कौन सा मामला है। मामला है जॉर्ज फ्लॉयड के केस वर्डिक्ट का। जो जॉर्ज फ्लॉयड नाम का आदमी है, जिसको अमेरिका में मर्डर किया गया था उसके काले रंग की वजह से, उसके केस में जो वर्डिक्ट आया है, जो फैसला है, उसकी बात हम कर रहे हैं। अब देखो क्या फैसला है ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। उससे पहले अच्छे बच्चे की तरह वीडियो को एक लाइक और शेयर तो देना ही, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि चैनल ग्रो करे, है ना। अगर आप देखते हो, रोज़ समझते हो, तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिले। कह रहे कॉन्विक्शन इन द जॉर्ज फ्लॉयड केस एंड द पुलिस रिफॉर्म बिल शुड हेल्प बिल्ड ब्रिजेस। कह रहा कॉन्विक्शन जो है ना, देखो कॉन्विक्शन क्या होता है? किसी अपराधी के गिल्ट को प्रूव कर देना। इसी ने अपराध किया है, इसको कोर्ट में अगर आप साबित कर दें तो आप कहेंगे कि कॉन्विक्शन हो गया है। कह रहे जो कॉन्विक्शन है ना इस जॉर्ज फ्लॉयड केस के अंदर, और कह रहे जो पुलिस रिफॉर्म है, वहाँ की पुलिस में जो सुधार है, कह रहे ये वाला जो बिल है, कह रहे इन दोनों चीज़ों ने ना शुड हेल्प करना ही चाहिए, मदद करनी ही चाहिए। अच्छा, किस काम में भाई? ब्रिज करने में, बिल्ड करने में ब्रिजेस को। ब्रिज का मतलब होता है पुल, और बिल्ड करने का मतलब होता है बनाना। तो अमेरिका में काले और गोरों के बीच में जो खाई पट गई है, उसके ऊपर ब्रिज बनाने में ये दोनों चीज़ें हेल्प करेंगी। जॉर्ज फ्लॉयड के अपराधी को सज़ा मिल जाएगी, नया पुलिस बिल आएगा जिसमें पुलिस जो है तरीके से पेश आएगी सबके साथ। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस का सब्जेक्ट है कॉन्विक्शन और पुलिस रिफॉर्म, दोनों ही सब्जेक्ट है एंड से जुड़े हुए हैं, और वर्ब है शुड हेल्प। अब एक समरी मैं आपको दे दूँ, पता चले किस बारे में लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर हैं टेक्स्टबुक.com। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्ज़ाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्टबुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, SSC के हर छोटे बड़े एग्ज़ाम के और बैंकिंग के भी सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्ज़ाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC हो, स्टेट PSC हो, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा, 30 रुपीज़ का फर्दर। इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। यूज़ द कूपन कोड टुडे एंड गेट एक्सेस टू 15,000 मॉक टेस्ट अगले 1 साल के लिए। एक बड़ा सा थैंक यू टेक्स्टबुक.com को चैनल को स्पॉन्सर करने के लिए। देखो समरी तो आप मोटी मोटी समझ ही गए हैं। अमेरिका में काले और गोरों के बीच में आज भी नफरत है ना। बहुत साल हो गए हैं, आज भी जो है नफरत कायम है। जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक आदमी इस नफरत का हुआ शिकार। ये रंग से काला था। पिछले साल 2020 में एक गोरे पुलिस ऑफिसर ने इसको बिना कारण जो है इसका गला घोट करके इसको मार दिया। अब देखो इससे हो गए वहाँ पे दंगे। काले लोग आगे आए, उन्होंने बोला हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए समाज के अंदर, ऐसे ही कोई गोरा आकर के हमें मार नहीं सकता अमेरिका में। अब ये केस इतना बढ़ गया आगे, अब जाके इसका फैसला भी आया। इस फैसले के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड का जो हत्यारा था, जो गोरा पुलिस ऑफिसर था, डेरेक शॉविन, उसको ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया है।
हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है ये हुआ है जस्टिस, बिल्कुल हुआ है ठीक, है ना। जब ये पूरा केस हुआ था तब डोनाल्ड ट्रंप जो है गोरों का सपोर्ट कर रहे थे, कालों का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कह रहा है अब डोनाल्ड ट्रंप भी चला गया है, जस्टिस भी मिल गया है, अब जो है जो बाइडन के राज में इस जस्टिस के जरिए काले और गोरों के बीच में अमेरिका के अंदर प्यार पनपेगा, आने वाले टाइम में दोनों के बीच की नफरत कम होगी। बस यही आज की इसकी समरी है, समझ गए ना। ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक इसकी टोन है, आशावाद को दिखा रहा है। शुरू करेंगे आर्टिकल को। कुछ स्टूडेंट्स की मुझसे रिक्वेस्ट है कि सर आप कोविड के बारे में बताओ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर इस पे बात करेंगे। अभी शुरू करते हैं, बीच में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और थोड़े प्रिकॉशंस भी बताऊंगा जो आपको आने वाले 15-20 दिनों के लिए लेने चाहिए। शुरू करें। कह अ US जज फाउंड Derek Chauvin, a Minneapolis police officer, guilty of murdering an unarmed African American man, George Floyd. An incident that last May that ignited a nationwide storm of protest against police brutality and a worldwide outpouring of anger at America's racial injustice. पूरी कहानी बता रहे हैं। कह रहा है अमेरिका का एक जज है, US का जज, इसने फाउंड किया डेरेक शॉविन को। ये डेरेक शॉविन कौन है भाई? एक मिनेपोलिस पुलिस ऑफिसर है, मिनेपोलिस स्टेट का अमेरिका की एक पुलिस का जो है ऑफिसर है। अच्छा, क्या पाया इसने? जज ने पाया इस डेरेक शॉविन को गिल्टी। जज ने पाया डेरेक शॉविन को कसूरवार, और किसका? मर्डर करने का एक निहत्थे अफ्रीकन अमेरिकन मैन को, एक निहत्थे काले आदमी को, जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। कह रहा है ये एक ऐसा इंसिडेंट था लास्ट मई में जो हुआ, जिसने इग्नाइट कर दिया, जिसने भड़का दिया पूरे देश में, नेशन वाइड, एक स्टॉर्म को, एक तूफ़ान को, जो था प्रोटेस्ट का, प्रदर्शनों का। और किसके खिलाफ? पुलिस की ब्रुटैलिटी के खिलाफ, पुलिस की बर्बरता के खिलाफ। और भड़का दिया इसने एक वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में आउटपोरिंग को, ज़रूरत से ज़्यादा बहाव को, एंगर के, गुस्से के। और किसके ऊपर? अमेरिका के रेशियल इनजस्टिस पे, अमेरिका में नस्ल भेद की जो समस्या है उसके ऊपर। समझे सेंटेंस को? एक बार रिपीट कर देता हूँ, लोड मत लेना। US के जज ने पाया कि ये जो डेरेक शॉविन है, जो कि मिनेपोलिस का पुलिस ऑफिसर भी है, इसने पाया कि ये कसूरवार है मारने का, मर्डर करने का, एक निहत्थे अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड को। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो लास्ट मई में हुआ और जिसने इग्नाइट कर दिया, भड़का दिया पूरे अमेरिका में तो तूफ़ान को, स्टॉर्म को, जो था धरने प्रदर्शनों का, पुलिस की ब्रुटैलिटी के खिलाफ, पुलिस की बर्बरता के खिलाफ। और बाकी दुनिया में इसने भड़का दिया एक बहुत ही तेज़ बहाव को, आउटपोरिंग को, एंगर के, गुस्से के, जो गुस्सा था अमेरिका में रेशियल इनजस्टिस का, नस्ल भेद का। अब समझ गए? जज की वर्ब है फाउंड, दैट की वर्ब है इग्नाइटेड, इंसिडेंट के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन जो आया है, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। ब्रुटैलिटी का मतलब होता है बारबरिज्म, क्रूअल्टी, आपकी बर्बरता, है ना, एट्रोसिटी भी इसको बोल सकते हैं। इग्नाइट करने का मतलब होता है भड़काना, इसको इन्फ्लेम करना, किंडल करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, सब के सब जो है किसी आग को भड़काने के लिए यूज़ होते हैं। आउटपोर का मतलब कैसे बनेगा भाई? पोर मतलब बहना, आउट मतलब ज़्यादा। जब कोई चीज़ आउटपोर होती है ना तो बाढ़ बन के बहती है वो, समझ गए ना। आउटपोरिंग ऑफ एंगर का मतलब है गुस्से की एक बाढ़ आ गई पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। अब देखने वाली जो चीज़ है ना सेंटेंस में, वो है गिल्टी ऑफ। ध्यान रखें, ये मैंने सारे वर्ड्स लिख दिए हैं जो कि कोर्ट से और गुनहगार से जो है रिलेटेड होते हैं। इनके साथ में जो प्रेपोजिशन फिक्स है वो भी मैंने सामने लिख दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ प्रेपोजिशन फिक्स होता है सिवाय चार्ज को छोड़ के। मैं एक बार बता देता हूँ। अक्यूज ऑफ का मतलब है आप किस चीज़ के लिए अक्यूज्ड हैं, किस चीज़ का आरोप आप पे लगा है। ऑफ लगा के बताएंगे भाई मर्डर का लगा है, रेप का लगा है, डकैती का लगा है, जो भी लगा है। गिल्टी ऑफ का मतलब है आप किस चीज़ के कसूरवार हैं, समझ गए ना, कसूरवार है। चार्ज और अक्यूज एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन चार्ज के साथ में फॉर लगता है। यू आर चार्ज फॉर मर्डर एंड यू आर अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, दोनों की बात एक ही है, लेकिन यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे फॉर। कॉन्विक्टेड का मतलब है अब आप प्रूव हो गए हैं, आपका कसूर प्रूव हो गया है, कॉन्विक्टेड ऑफ। एक्विट का मतलब है कसूर प्रूव नहीं हुआ और आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, एक्विट ऑफ। एक्सोनरेट एक्विट का सिनोनिम है, इसके साथ में ऑफ और फ्रॉम दोनों आते हैं, लेकिन जनरली आप देखेंगे ऑफ को, फ्रॉम पहले आया करता था, आजकल यूज़ नहीं होता। समझ गए? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। चलो आ जाओ। कह रहा मिस्टर शॉविन हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ 2nd degree and 3rd degree murder and manslaughter, all three for an encounter that lasted around 9 minutes, during which he pinned Mr. Floyd's neck to the roadside with his knee until he stopped breathing. अब इसमें किस्से को बताया मर्डर हुआ कैसे। कह रहा मिस्टर शॉविन जो है ना, ये जो गोरा पुलिस ऑफिसर है डायरेक्ट, कह रहा ये कॉन्विक्टेड ऑफ हुआ है। देखो कॉन्विक्टेड के बाद में क्या आएगा हमेशा,
कॉन्विक्टेड के बाद में क्या आएगा हमेशा? ऑफ। कह रहा है इसको कसूरवार ठहरा दिया गया है 2nd डिग्री और 3rd डिग्री मर्डर का। अब ये अमेरिका की कानूनी भाषा है, 3rd डिग्री मर्डर 2nd डिग्री मर्डर क्या होता है वो अमेरिकन जानते होंगे, है ना। और मैन स्लॉटर का, मैन स्लॉटर एक टाइप का मर्डर ही होता है, लेकिन ऐसा मर्डर होता है जिसमें आप मतलब एकदम ठंडे ब्लड के अंदर, एकदम ठंडे खून के साथ जब आप किसी को मारते हो ना, तो मैन स्लॉटर होता है। तो मिस्टर शॉविन पे तीनों इल्ज़ाम लग गए हैं, तीनों जो प्रूव हो गए हैं। कह रहे ये सब के सब तीनों जो है ना, ऑल 3, ये एक ऐसे इनकाउंटर के लिए हुए हैं जो कि चला, लास्ट हुआ लगभग 9 मिनट्स, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान इसने पिन कर दिया, इसने दबा दिया मिस्टर फ्लॉयड की नेक को, और कहाँ पे? रोड के साइड में। और कैसे? अपने घुटने से, अपने नी से। और कब तक दबाए रखा? अनटिल, जब तक उसने स्टॉप नहीं कर दिया ब्रीथ करना, जब तक जो है फ्लॉयड की जो है सांस घुट नहीं गई। समझ गए ना? ऐसे इसको मारा है, इसको पकड़ा, इसके नी गर्दन पे इस पे नी रखा, रोड साइड पे 9 मिनट तक रखे रखा, है ना। निहत्था था ये, फिर भी इसको मार दिया। समझ गए होंगे। अब इसमें देखने वाली चीज़ें, लास्ट का मतलब है कौन सी चीज़ कितनी चलती है, पिन का मतलब होता है दबा देना, है ना, किसी को अपने नीचे दबा लेना। जो छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं, कई बार कर चुके हैं, सबको आना चाहिए, है ना। रिपीट करने का रीज़न क्या होता है मालूम है? ये रीज़न नहीं होता कि मतलब आपका टाइम ख़राब हो और मैं भी बार बार लिखूं। रीज़न ये होता है कि जो सीखा है आपने, देखते ही आप झटपट बता दें, है ना। अनटिल, अनलेस और लेस्ट, तीनों अपने बाद हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस को लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को। इनके बाद में कभी भी नॉट नहीं आएगा। मीनिंग से आपको लगेगा आएगा, लेकिन वास्तव में नहीं आता। वेट हियर अनटिल आई डोंट रिटर्न, आपने किसी को बोला यहीं रुकना जब तक मैं आ ना जाऊँ। हिंदी में तो ठीक है, यहीं रुकना जब तक मैं आ ना जाऊँ, लेकिन इंग्लिश में गलत है। अनटिल के अंदर नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं आई डोंट रिटर्न में से नॉट को निकाल दूंगा, तो आई डोंट ही निकाल दो ना, आई रिटर्न। वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, समझ गए ना। अनटिल में नोट लगा हुआ है, इसके बाद कभी भी नोट नहीं आएगा। वैसे ही डोंट कॉल मी अनलेस इट इज़ एन इमरजेंसी, फ़ोन तब तक मत करना मुझे जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। डोंट कॉल मी अनलेस इट इज़ एन इमरजेंसी, आपको लग रहा है इमरजेंसी ना हो, इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी ऐसा लिख दूँ, गलत हो जाएगा। ध्यान दे लेना भाई, अनलेस है, अनलेस में नोट लगा हुआ है, एक नोट और मत घुसाया ना, ठीक है। अनलेस इट इज़ एन इमरजेंसी बिल्कुल ठीक है। ड्राइव फास्टर लेस्ट वी डोंट मिस द ट्रेन, लेस्ट का मतलब होता है हिंदी में कहीं ऐसा ना हो कि, तेज़ चलाओ, ऐसा ना हो कि हम जो है ट्रेन को मिस कर दें। अब देखो ट्रेन को मिस कर देंगे, ऐसा ना होगी, ना इसमें ऑलरेडी लग गया, लेस्ट है ना। तो यहाँ पे डोंट का कोई भी काम नहीं है, क्या करना है? वी मिस द ट्रेन, वी मिस द ट्रेन, समझ गए। चलिए, लेस्ट के बाद में शुड भी आता है, लेस्ट के बाद में शुड भी आता है। लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो छोड़ दो। शुड लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो छोड़ दो, दोनों ही सही हैं। लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। चलो आ जाओ आगे। कह रहा है मिस्टर फ्लॉयड्स फाइनल वर्ड्स आई कैंट ब्रीथ became the clarion call of a massive wave of street protest across the US। कह रहे मिस्टर फ्लॉयड के जो फाइनल वर्ड्स थे, जब इसके गले को दबा रखा था ना इसने गर्दन को, तो इसने एक बात बोली थी फ्लॉयड ने, नीचे जो आदमी जो काला वाला था, उसके फाइनल वर्ड्स थे आई कैंट ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आ रही, है ना। कह रहे ये जो वर्ड्स है ना, ये बन गए क्लैरियन कॉल। कॉल तो आप जानते हैं डिमांड, क्लैरियन का मतलब है जो इंस्पायर करे, एकदम लाउड और क्लियर हो, सारी सबको सुनाई दे और सबको समझ में आए। तो ये जो फाइनल वर्ड्स थे एक बहुत बड़ी कॉल बन गए, और किसकी? एक बहुत बड़ी वेव की, एक बहुत बड़ी लहर की। और वो किसके थे भाई? स्ट्रीट प्रोटेस्ट के, गलियों में प्रोटेस्ट के। और कहाँ पे? पूरे अमेरिका में, अक्रॉस द यूएस। तो ये फाइनल वर्ड्स है ना, आई कैंट ब्रीथ, इसको सुन के लोग इतना इमोशनल हुए, अमेरिका में 2 महीने तक दंगे चले, है ना, इस चीज़ के पीछे। समझ गए। वर्ड्स की वर्ब है कैंट ब्रीथ, आई की वर्ब है बिकेम, क्लैरियन का मतलब होता है लाउड एंड क्लियर इंस्पायरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एट द टाइम erstwhile President Donald Trump fanned outrage when he described the protest a result of the radical left and threatened to send in the National Guard। अब पूरे मामले को ख़राब किसने बनाया? डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या किया इसने? कह रहा है इस टाइम पे, एट द टाइम, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे। erstwhile का मतलब क्या है? देखो प्रेसिडेंट तो वो थे, लेकिन आज प्रेसिडेंट लिखना गलत हो जाएगा, अब है जो बाइडन। तो erstwhile लिख के हमने लिख दिया उस वक्त के प्रेसिडेंट, आज के नहीं, उस वक्त के। तो कह रहा है उस वक्त के जो erstwhile प्रेसिडेंट थे ट्रंप, उन्होंने फ़ैन किया, उन्होंने पंखा दिया, उन्होंने हवा दिया आउटरेज को, गुस्से को। कब? जब उसने डिस्क्राइब कर दिया इस प्रोटेस्ट को एक नतीजा, एक रिजल्ट, और किसका? रेडिकल लेफ्ट का। और उसने थ्रेटन भी कर दिया, धमकी भी दे दिया कि मैं भेज दूंगा, सेंड इन कर दूंगा नेशनल गार्ड को, वहाँ की पुलिस फोर्स को। समझे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूँ नहीं बोला कि हम गोरे कालों में प्यार बढ़ाएंगे, उसने क्या बोला, ये जो है ना काले वाले लोग ये सारे के सारे दंगे कर रहे हैं, मैं नेशनल गार्ड भेज दूंगा
गोलियों से मारेंगे सबको, है ना, दंगे मत करो, अपने अपने घर चले जाओ। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। ट्रंप की वो है फ़ैन करना मतलब प्रोवोक करना, इंसाइट करना, किसी चीज़ को हवा देना, आग में घी का काम करना, है ना, फ़ैन करना। आउटरेज मतलब बहुत सारा गुस्सा, रेज के बाद ऊपर लग गया आउट, रेज मतलब गुस्सा, आउट मतलब एक्सट्रीम गुस्सा, है ना, एक्सट्रीम एंगर। सेंड इन करना मतलब किसी को भेजना, अर्स्ट वाइल मैंने आपको बता दिया, इसको देन भी बोलते हैं। यहाँ पे देन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी लिखा हुआ हो सकता था। चलिए आगे बढ़ें। रेडिकल लेफ्ट रेडिकल राइट जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा, इसको आप नेट पे सर्च करो, आप समझ जाओगे, है ना। रेडिकल लेफ्ट जो है राइट क्या होता है। कह रहे प्रेसिडेंट जो बाइडन एट द टाइम अ प्रेसिडेंशियल रेस फ्रंट रनर कॉन्ट्रेरिली वेंट टू ह्यूस्टन टू मीट विद मिस्टर फ्लॉयड्स रिलेटिव्स। अब देखो जो बाइडन ने तो इसने तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला काम, जो बाइडन ने क्या किया, कह रहे जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है आज की डेट में, और कह रहे जो उस वक्त थे प्रेसिडेंशियल रेस के राष्ट्रपति की जो रेस के फ्रंट रनर उसमें सबसे आगे, है ना, कह रहे बिल्कुल इसका उल्टा, कंट्रेरिली बिल्कुल इसका उल्टा चले गए वो ह्यूस्टन मीट करने के लिए मिस्टर फ्लॉयड के रिलेटिव के साथ। तो इसने ट्रंप ने ये किया, और जो ये दूसरा वाला था बाइडन जो प्रेसिडेंट बना है, ये उसके रिलेटिव से मिलने उसके घर गया ह्यूस्टन नाम की स्टेट में। फ्रंट रनर वो आदमी होता है जो सबसे फ्रंट में रन कर रहा हो किसी भी रेस में। फ्रंट रनर वो पर्सन है जो टॉप कंटेंटर है, जो जीत का दावेदार है, सबसे बड़ा, है ना। कॉन्ट्रेरिली मतलब इन ए कॉन्ट्रेरी मैनर, बिल्कुल उल्टा। बाइडन की वर्ब है वेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा ही सेड एट द टाइम दैट ही वुड नॉट फैन द फ्लेम्स ऑफ हेट बट इंस्टेड सीक टू हील द रेशियल वुंड्स दैट हैव लॉन्ग प्लेग्ड दिस कंट्री। अब देखो जो बाइडन ने बोला क्या, कह रहा उसने कहा ही सेड एट द टाइम, उस वक्त, दैट वो ये कि वो फ़ैन नहीं करेगा, वो नहीं भड़काएगा उन फ्लेम्स को, उन लपटों को जो है नफ़रत की, हेट की। तो उसने यही बोला कि मैं नफ़रत को और नहीं भड़काऊंगा, बल्कि इंस्टेड बजाय इसके सीक करूंगा कि हील हो जाए रेशियल वुंड्स, कोशिश करूंगा कि सही हो जाएं जो रेशियल वुंड्स हैं, नस्ल भेद के जो घाव हैं, है ना। और वो कौन से घाव हैं, जिन्होंने बहुत लंबे वक्त से प्लेग किया है, जिन्होंने बहुत लंबे वक्त से डिस्टर्ब किया है इस कंट्री को, इस देश को। तो उन्होंने यही बोला कि नो कमेंट्स, मैं किसी की भावनाओं को भड़काऊंगा नहीं, बस यही चाहता हूँ गोरे और कालों में फिर से प्यार हो जाए। समझ गए सेंटेंस को। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, फ्लेम मतलब आग की लपटें, फ़ैन आपने देख लिया है, किसी को भड़काना। प्लेग का मतलब क्या होता है, देखो प्लेग एक बीमारी है, आप जानते हैं, पर ये इतनी बड़ी बीमारी थी प्लेग 14वीं शताब्दी के अंदर दुनिया की 30-40% पॉपुलेशन इसने मार दी। तो वहाँ से हमने एक नया वर्ड ले लिया प्लेग नाम की वर्ब को। इसका मतलब होता है किसी को डिस्टर्ब करना, ट्रबल करना, परेशान करना। जब कोई चीज़ आपको प्लेग करती है ना, अब प्लेग बीमारी की बात नहीं हो रही, बात हो रही है आपकी परेशानी की, ठीक है। चलो कह रहे अ फ्यू मंथ्स अहेड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस in recent history, his words lent hope to many Americans that should he win, there might be a real possibility for reform in law enforcement and criminal justice that could result in less violence against racial minorities. लंबे सेंटेंस है पर बहुत सिंपल हैं ये, सिंपल तरीके से पढ़ना है अपने को। कह रहे एक फ्यू मंथ्स, कुछ फ्यू मंथ्स पहले, अहेड, और किसके भाई, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन द रिसेंट हिस्ट्री, आज तक की हिस्ट्री में, आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा खास रिमार्केबल प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में से एक, है ना। मतलब ये जो इलेक्शन था ना, वो आज तक की हिस्ट्री का अमेरिका का सबसे खास इलेक्शंस है, उनमें से एक था। कह रहे इस इलेक्शन से कुछ महीने पहले, अ फ्यू मंथ्स अहेड, हुआ क्या, कह रहे इसके जो वर्ड्स हैं ना जो बाइडन के, उन्होंने लैंड कर दिया होप को। लैंड होप का मतलब होता है आशा देना, इन्होंने आशा से भर दिया, और किसके लिए, बहुत सारे अमेरिकन्स के लिए। अच्छा कौन सी आशा थी, डैट वो ये आशा थी कि अगर वो जीत गया, शुड ही विन, अगर वो जीत गया शुड ही विन, तो हो सकता है एक रियल पॉसिबिलिटी, एक रियल संभावना। और किस चीज़ की भाई, रिफॉर्म की लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर, सुधारों की पुलिस की कामगिरी के अंदर, और क्रिमिनल जस्टिस के अंदर कैसे क्रिमिनल्स को जस्टिस मिलेगा। और कह रहे ये वो चीज़ है जो रिज़ल्ट हो सकती है, जिसका रिज़ल्ट निकलेगा लेस वायलेंस, और किसके खिलाफ, रेशियल माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो रेशियल माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोग गोरे ना होकर के काले हैं या एशियन हैं अमेरिका में। समझ गए। सेंटेंस को आप ब्रेक कर दो वर्ड बाय वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ लो, सेंटेंस तो बहुत सिंपल हो जाते हैं जैसे आप इनको ब्रेक करते हो, है ना। अब देखो वर्ड्स की वर्ब है लैंड होप, लैंड होप मैंने बता दिया, आशा देना। अब मेरा आपसे एक सवाल है, शुड ही विन, आज मैं नहीं बताऊंगा, आज आप बताएंगे। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये बला कौन सी है, कैसे बनी है ये, है ना। शुड ही विन,
इसका जवाब है ना दो तीन वर्ड से बड़ा नहीं है, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कौन सी स्ट्रक्चर है ना, ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है किसी चीज़ की, बताना ज़रूर कमेंट्स में। चलो आगे बढ़े। अब चलो कोविड की बात कर लेते हैं, बहुत लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और ज़रूरी भी है। देखो सबसे पहली चीज़, अपने आप को अगर सुपर हीरो मानते हो, ऐसा समझते हो कि कोविड तो होता नहीं, या कोविड तो मुझे हो ही नहीं सकता, या होगा तो देखी जाएगी, तो ऐसा मत मानना। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन इस कोविड में सबसे बुरी चीज़ ये है कि जितनी इम्यूनिटी आपकी अच्छी होती है ना, उतना ही उल्टा काम करता है। कैसे? आपकी बॉडी इससे फाइट करने की कोशिश करती है, और इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होगी आपकी और आप फाइट भी करोगे तो आपको बुखार आएगा बहुत तेज़, और जैसे ही कोविड में बुखार आए समझ लेना कोविड जो है लंग्स में जाकर के बैठ रहा है। मेरे साथ यही हुआ, 3-4 दिन मैंने बुखार को इग्नोर किया, क्रोसिन खा ली, है ना, 3-4 दिन बाद पता लगा ये कोविड जैसा ही है, टेस्ट करवाया, और तब तक मेरे लंग्स के अंदर आ चुका था 7%, अभी भी है 11%। अभी मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, चल रही हैं, कई दिन चलेंगी। लंग्स में आने का मतलब क्या होता है? आप सही से सांस नहीं ले पाओगे, बहुत जल्दी आप जो है सीढ़ियाँ उतर नहीं पाओगे, चढ़ नहीं पाओगे, निमोनिया हो जाता है। तो मेरी आपको एक छोटी सी राय है, छोटे भाई की तरह, अगले 15 दिन हो सके तो घर से बाहर मत निकलना, और ना किसी को निकलने देना। मंगाना है वो घर पे ऑनलाइन मंगा लो, या कुछ लाना है तो मास्क वास्क पहन के दूर से जा कर के, मतलब डिस्टेंसिंग बना करके ले आओ। 15 दिन की बात है खाली, अगर ये 15-20 दिन आपने निकाल लिए तो बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप जो टीवी में देख रहे हैं ना, इसके घर में मौत हो गई, उसके घर में ये हो गया, वो हमारे जैसे ही लोग हैं, है ना, किसी का कुछ नहीं पता। और एक छोटी सी आपकी गलती ऐसी हो सकती है जो पूरे परिवार को लेकर के बैठ जाएगी। मेरे घर में सबको कोविड हो गया, ऑलमोस्ट सभी को, है ना, मेरी बच्ची को छोड़ करके। 2 साल की मेरी डॉटर है। तो बस ध्यान रखें, यही बताना चाहूँगा मैं आपको। बुखार आते ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, बुखार में पड़े मत रहना, बहुत गंभीर मामला है। बुखार अगर चढ़ गया लंग्स में तो समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Yet it is clear that the road towards achieving a more perfect union is laden with pitfalls that render the task at hand formidable। अब बता रहा है आगे चैलेंजेस क्या है, कह रहा है फिर भी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है। दैट क्या भाई, जो रोड है ना, और किसकी तरफ, जो रास्ता है टुवर्ड्स अचीव करने की तरफ, एक परफेक्ट यूनियन को, एक सही एकता के जो है भावना को, कह रहे ये रोड है ना, ये लेडन है, ये जो है लदी हुई है। लेडन का मतलब होता है बोझ से दबा हुआ होना, लदा हुआ होना। और किसके साथ लेडन है? उन पिटफॉल्स के साथ, उन डेंजर्स के साथ जो कि रेंडर करते हैं, बना देते हैं टास्क एट हैंड को, जो अभी टास्क हमारे सामने है, फॉर्मिडेबल, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग। तो कह रहा है बिल्कुल अब ये जस्टिस आ गया है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल साफ़ है कि आगे का जो रास्ता है ना, वो लदा हुआ है बहुत सारे रिस्क से, बहुत सारे पिटफॉल से। और ये इतने सारे रिस्क हैं जो सारे के सारे टास्क को, इस पूरे प्यार वाले जो है टास्क को, प्यार बन पाने वाले काम को फॉर्मिडेबल बना देंगे, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट बना देंगे। समझ गए? सब्जेक्ट वो आप मैच कर रहे हो। पिटफॉल मतलब रिस्क बोल दो, डेंजर बोल दो, है ना। ये बना कैसे वर्ड? पिट मतलब गड्ढा, फॉल मतलब गिर जाना। जो रोड पे गड्ढे होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, है ना, बारिश के अंदर, वो पिटफॉल्स होते हैं, डेंजर से भरे होते हैं, इसीलिए उनको अपनी रिस्क या डेंजर भी कह देते हैं, है ना। चलो, कह रहा लिटरली मिनट्स बिफोर द वर्डिक्ट इन शॉवियन ट्रायल, अ टीनेज गर्ल इन कोलंबस ओहियो वॉज किल्ड बाय द पुलिस। अब बता रहा है देखो क्या हुआ। कह रहा बिल्कुल मिनट्स पहले, लिटरली मतलब सिर्फ कहने का मतलब नहीं है, वास्तव में, है ना, रियल में। कह रहा रियली मिनट्स बिफोर ही इस वर्डिक्ट के, इस फैसले के, इस शॉवियन ट्रायल में, है ना, इस शॉवियन, डायरेक्ट शॉवियन के जो केस में, एक टीनेज गर्ल को, एक 18 साल से कम की बच्ची को कोलंबस ओहियो में मार दिया गया, वॉज किल्ड। और किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। तो कह रहा है पुलिस अभी भी बाज नहीं आई है, यहाँ पे तो केस चल रहा है, उधर वहाँ पे एक छोटी बच्ची को गोली भी मारी गई है ना। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, रूलिंग, डिक्री। इसके लिए एक एडवांस वर्ड है एडजुडिकेशन, है ना, एडजुडिकेशन, कोर्ट के फैसले को बोलते हैं। कह रहा हर दैट comes in the wake of others felt in police encounters, including Eric Garner, Michael Brown, and Tamir Rice in 2014 and Breonna Taylor in 2020 to name but a few। कह रहा उसकी जो डेथ आती है इन द वेक ऑफ, बाद में आती है अदर्स, उन लोगों के जो फेल किए गए पुलिस एनकाउंटर्स में, जिनको गिराया गया पुलिस एनकाउंटर्स में। अब जिसमें शामिल कौन है? ये सब के सब लोग, एरिक गार्नर है, ब्राउन है, टामिर राइस है 2014 में, और ब्रियना टेलर है, शायद ये एक लेडी है, फीमेल है, 2020 में। कह रहे हैं इनकी सिर्फ कुछ एक की हम बात कर रहे हैं, टू नेम बट अ फ्यू। सबकी बात नहीं कर रहे हम तो, बट अ फ्यू, केवल थोड़े से लोगों के नाम यहाँ पे लिख रहे हैं। समझ गए ना। तो वहाँ पे अमेरिका में पुलिस जो है मारती रहती है लोगों को, कहने का मतलब ये। डेथ की वो बाय कम्स इन द वेक ऑफ मतलब आफ्टर, बाद में।
फेल का मतलब है किसी को गिरा देना, किसी को मार देना, है ना। कह रहा इन मोस्ट सच केसेस चार्जेस हैव बीन रेयर एंड कन्विक्शंस रेयरर स्टिल। कह रहे ज़्यादातर ऐसे केसेस के अंदर चार्जेस जो होते हैं, आरोप जो होते हैं वो रेयर होते हैं। भाई पुलिस ने मार दिया, बाद में पुलिस के ऊपर कोई केस लगा ही नहीं, है ना। और जो कन्विक्शन है, चार्ज लगने के बाद जो आरोप को सिद्ध होने का काम है, कसूरवार ठहराने का काम है, वो और भी रेयर होता है, और भी ज़्यादा जो है मुश्किल होता है। चार्जेस की वर्ब है हैव बीन और कन्विक्शंस की वर्ब भी है हैव बीन। एक ही वर्ब को दो बार नहीं लिखा है हमने, समझ रहे हो मेरी बात को। कन्विक्शन दूसरा सब्जेक्ट है आपका, इसकी वर्ब को हमने ओमिट कर दिया क्योंकि पहले ऑलरेडी एक वर्ब आ चुकी है ना। कैर एनालिसिस ऑफ दीज केसेस सजेस्टेड दैट मोस्ट ऑफन चार्जेस वर ड्रॉप्ड और प्ली बार्गेन्स एंड सिविल सेटलमेंट्स अग्रीड। कैर एनालिसिस जो है ना, एक विश्लेषण इन केसेस का हमें सजेस्ट करता है। क्या सजेस्ट करता था भाई, कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफन ज़्यादातर बार जो चार्जेस थे वो ड्रॉप हो जाते थे। मतलब पुलिस वाले पे केस बनाया और वो केस जो है ड्रॉप हो गया। और या फिर और लगा के बता रहा है, या फिर जो प्ली बार्गेन्स हैं और सिविल सेटलमेंट्स हैं वो अग्री हो जाती थी। मतलब पुलिस वाले से बाहर ही एग्रीमेंट कर लिया, बाहर ही उससे पैसे वैसे ले लिए, है ना। कुछ इस तरह का काम कर दिया कि कोर्ट में केस गया ही नहीं, पुलिस वाले को कभी सज़ा मिली नहीं। प्ली बार्गेन्स एंड सिविल सेटलमेंट्स की वर्ब है वर अग्रीड। वर ऑलरेडी आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब को दूसरी बार हमने फिर से नहीं लिखा है। हेल्पिंग और मेन वर्ब की यही खासियत होती है, अगर पहली बार आ जाए तो दूसरी बार आप उसको ओमिट कर सकते हो उसी सेंटेंस के अंदर, अगर वो कॉमन हो तो। कह रहा है इट इज़ ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ दीज इंस्टेंसेस ऑफ व्हाट मैनी कंसीडर पुलिस ब्रुटैलिटी अगेंस्ट पीपल ऑफ कलर दैट रिजल्ट इन कन्विक्शंस एट ट्रायल। कह रहा है महज एक थोड़ी सी माइनॉरिटी है, एक अल्पसंख्यक केसेस हैं, अल्पसंख्यक जो है नंबर के, जो इंस्टेंसेस के अंदर जिसको बहुत सारे लोग कंसीडर करते हैं पुलिस की बर्बरता, और किसके खिलाफ, पीपल ऑफ कलर के खिलाफ, काले लोगों के खिलाफ। और कह रहे जो कि रिजल्ट होता है कॉन्विक्शंस में ट्रायल के वक्त, जो कि कसूरवार ठहराए जाते हैं पुलिस वाले केस चलने के बाद। समझ गए ना। तो बस 1 या 2% केस में ही पुलिस वाले को सज़ा मिली है अमेरिका में किसी निर्दोष आदमी को मारने के लिए। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ रिलेटिव प्रोनाउन है व्हाट, अच्छे से आपको आना चाहिए। दैट और व्हाट के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं। अगर एंटीसीडेंट दिया हो तो हु विच दैट लगेगा, अगर एंटीसीडेंट ना दिया हो तो आप रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट को यूज़ करेंगे। दे रिवील्ड द फैक्ट्स दैट व्हाट या नो वन नोस। उन्होंने रिवील किया फैक्ट्स को जो कोई भी नहीं जानता था। अब ये दैट या व्हाट नो वन नोस, ये जो किसके लिए लगा है, इस फैक्ट्स के लिए लगा है। अगर ये फैक्ट्स के लिए लगा है, अगर फैक्ट्स यहाँ पे एंटीसीडेंट है, तो मैं यहाँ पे व्हाट को यूज़ नहीं कर सकता। दे रिवील्ड द फैक्ट्स दैट नो वन नोस, सिंपल है ना। लेकिन मैं अगर ऐसा बोलूँ दे रिवील्ड दैट व्हाट नो वन नोस, उन्होंने रिवील कर दिया जो कोई नहीं जानता। रिवील वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है, लेकिन रिवील जो किया है वो तो लिखा ही नहीं हुआ। अब वो चीज़ क्या है, वो एंटीसीडेंट है इनविजिबल। ऐसे केस में जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दिख ना रहा हो, आप क्या करोगे, सब रिलेटिव प्रोनाउन को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ व्हाट को यूज़ करोगे। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा, इसीलिए हमने व्हाट को यहाँ पे लगाया है। दे फाइनली ओवरकेम द हर्डल्स दैट व्हाट हिंडर्ड देयर पाथ। फाइनली उन्होंने उन हर्डल्स को ओवरकम किया जो कि उनके रास्ते को रोकती थी। समझ गए। अगर ऐसा है हर्डल्स हमारे पास आ गई हैं तो यहाँ पे व्हाट को निकाल दो, दैट लगा दो। लेकिन दे फाइनली ओवरकेम दैट व्हाट हिंडर्ड देयर पाथ, फाइनली वो उसको ओवरकेम करके जो उनके रास्ते को रोकता था। अब वो चीज़ क्या थी, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही ना, तो दैट को निकालो और व्हाट को रख दो। एंटीसीडेंट इनविजिबल, हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा व्हाट। चलो आगे बढ़े। कह रहा 4 years अंडर मिस्टर ट्रम्प डिड लिटल टू बिल्ड अक्रॉस कम्युनिटीज ब्रिजेस ऑफ द सॉर्ट नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट अ ग्रेटर मेजर ऑफ एम्पथी एंड न्यूआंस इन पॉलिसिंग। अब बता रहे हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राज में हुआ क्या। कह रहे 4 year अंडर्स। आप ये ईयर अंडर्स जो है ना, इस फ्रेज़ को जहाँ भी देखें इसका मतलब होता है इतने सालों में। 4 year अंडर्स मतलब 4 सालों में, 10 years अंडर मतलब 10 सालों में। तो कह रहे 4 सालों में, ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई। कह रहे 4 सालों में ट्रंप साहब ने कुछ किया, जो किया बहुत ही लिटल, ना के बराबर। अच्छा, क्या करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, सारी कम्युनिटीज़ में ब्रिजेस को बनाने के लिए, उन सारी कम्युनिटीज़ में पुलों को, खाइयों को पाटने को। और कौन से ब्रिज, उस टाइप के ऑफ द सॉर्ट जो थे नेसेसरी ब्रिंग अबाउट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत ही बड़े क्वांटिटी मेजर को, जो था एम्पैथी का, जो था एम्पैथी का मतलब होता है एक दूसरे के लिए सद्भावना, है ना, एक दूसरे के लिए प्यार, और न्यूएंस का, बारीकी पने का पॉलिसिंग के अंदर। तो दंगों के वक्त यही ज़रूरत थी कि लोगों के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में खाइयाँ पटें
और पुलिस के जो है पॉलिसिंग के अंदर, पुलिस के काम करने के तरीके में बारीकीपन आए, है ना, ऐसे नहीं किसी को भी गोली मार दें। तो 4 साल के अंदर ट्रंप साहब ने ना के बराबर काम किया इन दोनों चीज़ों को जो है इंश्योर करने के लिए। समझ गए? ट्रंप की वर्ब है डिड, मेन वर्ब बन के आई है। ब्रिंग अबाउट करना मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, है ना, किसी चीज़ को बनाना। एम्पैथी का मतलब होता है एक टाइप ऑफ सिंपैथी, कंपैशन बोलते हैं। सामने वाले के लिए आपके मन में उसके दर्द को आप समझते भी हो, है ना, उसको बेचारा नहीं समझते हो पर उसके दर्द को आप समझ पा रहे हो, उसको कहते हैं एम्पैथी। न्यूआंस का मतलब होता है बिल्कुल रिफाइनमेंट, बारीकियाँ किसी चीज़ की, सबटलिटी बोलते हैं इसको, है ना। कह रहा नाउ मिस्टर बाइडेंस एम्बिशियस पुलिस रिफॉर्म बिल which bans chokeholds, offers qualified immunity from lawsuits for law enforcement, and creates national standards for policing towards greater accountability, has cleared the House and faces a steep climb at the Senate, where analysts say that it is unlikely to pass without the support of at least some Republicans. अब देखो, जो बाइडन एक नया पुलिस रिफॉर्म बिल लेकर के आया, कह रहा है इसका जो ये महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, बहुत ही बड़ा अपने आप में पुलिस रिफॉर्म बिल जो है ना बाइडन का, कह रहे कौन सा बिल, जो कि बैन कर देगा एक तो चौक होल्ड्स को। चौक होल्ड क्या होता है? किसी की गर्दन पे पाँव रख देना। पुलिस वाले अक्सर ऐसा करते हैं, अगर आप जो है पुलिस वाले को मारने पीटने की कोशिश कर रहे हो तो ये जो है इस चीज़ को बैन कर देगा नया रिफॉर्म बिल, कह रहा है। और दूसरा जो ऑफर करेगा क्वालिफाइड इम्यूनिटी को कोर्ट केसों से लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। और तीसरा काम क्या करेगा? जो क्रिएट करेगा नेशनल स्टैंडर्ड्स को पुलिस के काम करने के तरीकों के, पॉलिसिंग के, और कैसे ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी की तरफ, ज़्यादा जवाबदेही की तरफ। तो अब ना तो वहाँ पे देखो पुलिस वाले ने अगर आपको कुछ किया है और आप उस पर केस कर रहे हो तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी पहले से ही, है ना, क्वालिफाइड इम्यूनिटी आपको मिलेगी, पुलिस वाले पे आप केस कर सकते हो। चौक होल्ड पुलिस वाला आप पे लगाएगा नहीं, ऐसा इस बिल में लिखा है। और सारे देश में एक ही तरह का पुलिस का काम करने का तरीका होगा जिसमें अकाउंटेबिलिटी भी होगी। कह रहा है ये वाला जो बिल है ना, ये क्लियर कर चुका है हाउस को, और कह रहा है अब ये फेस करता है एक बहुत ही बड़ी क्लाइंब को, एक बहुत ही टेढ़ी सी जो है चढ़ाई को सेनेट के अंदर, जहाँ पे एनालिस्ट जो हैं, विश्लेषक जो हैं, ऐसा कहते हैं कि ये बहुत ही अनलाइकली होगा, बहुत ही इम्पॉसिबल होगा कि ये पास कर जाए बिना सपोर्ट के कम से कम कुछ रिपब्लिकन्स के। तो जो बाइडन ने बिल जो बनाया है, इसको ट्रंप के जो है सपोर्टर्स, उनका सपोर्ट चाहिए होगा। अगर मिला सपोर्ट तभी जाकर के पास होगा, नहीं तो ये बिल जो है फेल हो जाएगा। समझ गए? विच की 3 वर्ब्स हैं, बैन, ऑफर, क्रिएट। बिल की वर्ब है हैज़ क्लियर्ड और फेसिस। एनालिस्ट की वर्ब है से। स्टीप का मतलब है एकदम सीधी सी खड़ी सी चढ़ाई जो होती है ना, स्टीप क्लाइंब उसको बोलते हैं। कह रहा है इफ़ सम ऑफ दीज रिपब्लिकन्स कैन एश्यू अनप्रूवन एलिगेशंस अबाउट डेमोक्रेट्स सीकिंग टू डिफंड द पुलिस दैट इट विल बी अ गुड स्टार्ट। कह रहा है अगर कुछ रिपब्लिकन्स जो हैं, अगर ट्रंप की पार्टी के कुछ जो सदस्य जो हैं, मेंबर्स जो हैं, वो एश्यू कर दें, वो छोड़ दें, अबैंडन कर दें इन एलिगेशंस को, इन आरोपों को जिनको प्रूव नहीं किया जा सका है, अनप्रूवन है आज तक। और किस बारे में? डेमोक्रेट्स के बारे में। अच्छा, कौन से डेमोक्रेट्स? जो सीख कर रहे हैं डिफंड करना पुलिस को। डिफंड द पुलिस का मतलब है अमेरिका में से पुलिस को ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म मतलब ना के बराबर रखा जाए, है ना। पुलिस का सारा पैसा जो है वो एजुकेशन में लगाएं और चीज़ों में लगाएं, पुलिस की सैलरियाँ वैलरियाँ बंद हो जाएँ। कह रहा है अगर ट्रंप के रिपब्लिकन जो हैं इस ख्याल को छोड़ देते हैं, इस एलिगेशन को, जिसकी कोई प्रूव हुआ ही नहीं आज तक कि डेमोक्रेट्स ऐसा कहते हैं, तो कह रहा है ये एक गुड स्टार्ट होगी, अपने आप में एक नई अच्छी शुरुआत होगी। रिपब्लिकन यही बोलते हैं कि जो डेमोक्रेट है, जो बाइडन वाले लोग, वो सारे के सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे। कह रहा है ये एलिगेशंस अनप्रूवन है, इनको छोड़ देना चाहिए और इस बिल को सपोर्ट कर देना चाहिए। अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट है लास्ट में, फटाफट कर लेते हैं। पहले वर्ड्स देख लेना। एश्यू करना मतलब किसी चीज़ को अबैंडन करना, किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, है ना। ये अनप्रूवन है। और एक वर्ड होता है प्रूव्ड। प्रूव्ड और प्रूवन में क्या फ़र्क है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इंग्लिश में कुछ खास ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी V3 जो है एडजेक्टिव काम नहीं करती। जनरली आप जानते हैं V3 एडजेक्टिव होती है ना, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन इंग्लिश में कुछ खास ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो है, जो एडजेक्टिव फॉर्म जो है वो V3 से अलग होता है। जैसे प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, लेकिन इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होगी प्रूवन, जिसको प्रूव किया जा चुका हो। गेट की गोटन, सिंक, सैंक, संक, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म संकन। स्ट्राइक की स्ट्रिकन, स्ट्राइक मतलब चोट मारना, स्ट्रिकन मतलब चोट खाया हुआ। मेल्ट, मेल्टेड और मोल्टन, मोल्टन मतलब पिघला हुआ। शेव, शेव्ड और शेवन। अगर एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए हो तो लास्ट वाला जो कॉलम है इसको चूज़ करें, नहीं अगर वर्ब चाहिए हो तो आप इन तीनों में से V1, V2, V3 को चूज़ करें। अब कुछ सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ। द मैन हैड ए शेव्ड या शेवन हैट। आदमी का हेड जो था वो शेव्ड था, मतलब जो है उसका हेड जो है मुड़ा हुआ था।
अब ये बताओ, हेड के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव बनती है V3, लेकिन शेव नाम की वर्ब जो है कभी भी V3 से एडजेक्टिव नहीं बनाएगी। इसके लिए हमारे पास एडजेक्टिव है शेवन। तो मैन हैड अ शेवन हेड, समझ गए ना। द मैन हैज शेव्ड या शेवन हिज हेड विद अ ब्लेड। आदमी ने शेव कर दिया अपने सर को एक ब्लेड के जरिए। अब देखो यहाँ पे हैज़ के बाद में V3 चाहिए, यहाँ पे शेवन का कोई काम नहीं है एडजेक्टिव का, V3 लगाओ बिंदास। द मैन हैज़ शेव्ड हिज हेड। द थ्योरी हैज़ बीन प्रूव्ड या प्रूवन। थ्योरी प्रूव हो चुकी है, हैज़ बीन प्रूव्ड या प्रूवन। ध्यान देना, थ्योरी को प्रूव किया गया है, हैज़ बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एडजेक्टिव का कोई काम नहीं है, प्रूव्ड लगा करके छोड़ दो। अ थ्योरी प्रूव्ड या प्रूवन इन अ लैब कैन नॉट बी रिफ्यूटेड। एक थ्योरी जो कि प्रूव हुई है एक लैब में, उसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता, उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। अब देखो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, कौन सी थ्योरी, जिसको लैब में प्रूव किया गया है। यहाँ पे V3 नहीं चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए जो कि प्रूव की होती है, प्रूवन ना कि प्रूव्ड। प्रूव्ड को निकालो, सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ गए। आपका क्विज़ मैं दिखा देता हूँ। आज बहुत थकान हो गई है ना, बाहर जा कर के। मैं आपको क्विज़ दिखा रहा हूँ, सॉल्व करो, आंसर्स मिल जाएंगे कमेंट्स के अंदर। वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, लंबी भी हो गई है काफ़ी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो एक क्विज़ भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। सब लोग इसको एक ट्राई देना, मेरे कमेंट्स में फर्स्ट कमेंट से मेरे आंसर से मैच करना और अपने स्कोर को मुझे ज़रूर से बताना। अंटिल देन, साइनिंग आउट।